हेलो नमस्ते जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है बेटा आप सभी का आपके अपने और आपके सबसे प्यारे प्लेटफॉर्म विद्याकुल के ऊपर। मैं हूं प्यारे बच्चों आपकी रूपाली मैम, या आप मुझे बोल सकते हैं अपनी रूपाली दीदी, और मैं आपको पढ़ाती हूं बच्चों केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर 1 का एक कैप्सूल शॉट, माने कि हम 15 मिनट में बेटा इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। और ये जो रिवीजन पैटर्न है ये आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए डायरेक्ट हम रिवीजन की तरफ चलेंगे। डन। सो देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन में बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास डेफिनेशन है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है? सॉल्यूशन प्यारे बच्चों क्या होता है? ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो कंपाउंड्स का, जिनका अरेंजमेंट जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट द मिक्सचर। इसी के साथ साथ आपके पास कितने तरीके के सॉल्यूशंस हो सकते हैं बेटा? टोटल 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे गैस इन गैस है, लिक्विड इन गैस है, सॉलिड इन गैस है, बिल्कुल वैसे ही गैस इन लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड है, सॉलिड इन लिक्विड है। और क्या हो सकता है मैम? गैस इन सॉलिड हो सकता है, लिक्विड इन सॉलिड हो सकता है, सॉलिड इन सॉलिड हो सकता है। इन सभी के ये जो एग्जाम्पल्स है ना प्यारे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन का जो बहुत एक हल्का डेफिनेशन मैं बोलूंगी, क्योंकि हम ये डेफिनेशन 9th-10th में पढ़ के आते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। जो सॉल्यूट है वो आपके पास लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और जो सॉल्वेंट है वो आपका हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और आपके सॉल्यूशन में जो स्टेट आपके सॉल्वेंट का है वही आपके सॉल्यूशन का होगा। मतलब ये जो तीनों सॉल्यूशंस आपके पास गिवन है बेटा, इसमें गैस है जो हाई अमाउंट में है तो ये गैसियस सॉल्यूशन होंगे बेटा। इसी तरीके से ये लिक्विड सॉल्यूशन होंगे और इसी तरीके से ये आपके सॉलिड सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। अगर आपको ये टर्म्स अच्छे से समझ में आती हैं तो आप न्यूमेरिकल्स बहुत आराम से कर लेंगे। इसमें जैसे देखिए सबसे पहले आपका मास परसेंटेज है। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आप देखेंगे, चाहे आप अपनी एनसीईआरटी उठा ले, चाहे आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठा ले, तो आपके पास कोई भी जो मेन न्यूमेरिकल है ना उसमें छोटे छोटे ये फॉर्मूलाज आपके काम आएंगे। जैसे मास परसेंटेज है, ये क्या होता है? ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा वॉल्यूम परसेंटेज होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इनके डेफिनेशंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। इन केस अगर आपसे कभी वो डेफिनेशन पूछे तो आप ये डेफिनेशन वहाँ पे लिख के आ सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आपके पास है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसमें क्या चेंज होगा? ऊपर आपके पास मास है और नीचे आपके पास क्या है? वॉल्यूम है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको लिख दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। उसके बाद मोल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर योर सॉल्यूशन चैप्टर, है ना। आगे जाकर आपके बहुत इंपॉर्टेंट लॉज में हम इसका जो यूज है वो देखेंगे। ये किसके इक्वल होता है बेटा? ये किसके इक्वल होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो कंपोनेंट्स है एक सॉल्यूशन में, एक ए है और एक बी है। आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा? उसके मोल्स के अपॉन टोटल मोल्स के बेटा। जिसका भी आपको फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को हम न्यूमिनेटर में रखेंगे और टोटल मोल्स को हम हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे। और जितने कंपोनेंट्स हैं अगर हम उनके मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे तो वो हमेशा आपके 1 के इक्वल आएंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, मोलारिटी एंड मोलालिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मोलारिटी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। और जो मोलालिटी है बेटा वो बिल्कुल इसी तरीके से इसी फॉर्मूला के साथ रिजेंबलेंस देती है, मतलब एक जैसे फॉर्मूलाज है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये ml में है, ये ग्राम में है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी आपका बिल्कुल सेम है। और इनके डेफिनेशंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, और सीधा भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन डेफिनेशंस को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है बेटा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? आपके फिक्स सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट हम ऐड करें वो सॉल्युबिलिटी होता है। आपके पास सबसे पहले है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी। ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब अगर आपके पास कोई
कोई पोलर सब्सटेंस है या पोलर कंपोनेंट है तो वो पोलर के साथ ही सॉल्यूशन बनाना पसंद करेगा। एक जैसों के साथ ही, जो आप बोल सकते हो कि दो एक जैसे कंपोनेंट ही एक दूसरे के साथ मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सेकंड फैक्टर है इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। इसमें अगर आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा बच्चों तो टेम्परेचर बढ़ने से आपका सॉल्युबिलिटी हमेशा कम होगा, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ने से आपकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बेटा गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी। पहले हमने सॉलिड इन लिक्विड देखा, अब गैस इन लिक्विड है। इसमें भी दो फैक्टर्स हैं। पहला है आपका टेम्परेचर। ये सॉल्यूशन बेटा हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। प्रेशर के साथ अगर हम देखें तो आपकी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही आपके सॉल्यूशन में, जैसे आपका ये गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है, उतना ही लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। और यही जो स्टेटमेंट है बेटा, ये हेनरीज लॉ में हम पढ़ते हैं। ये क्या कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी की जगह हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज कर लिया, मोल फ्रैक्शन, और इसका फॉर्मूला बच्चों ये है P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। KH आपका क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट। डन। नेक्स्ट है बच्चों राउल्ट्स लॉ। अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास राउल्ट्स लॉ क्या कहता है बेटा, अगर आपके पास वॉलेटाइल लिक्विड्स का एक सॉल्यूशन है, वॉलेटाइल लिक्विड्स का अगर सॉल्यूशन है तो जो पार्शियल प्रेशर है हर कंपोनेंट का वो अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा है प्यारे बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि आपके पास मान लीजिए अगर मेरे पास कोई कंपोनेंट A है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो उसकी मोल फ्रैक्शन के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये फाइनल फॉर्मूला बनता है आपके राउल्ट्स लॉ का। इसकी लिमिटेशन भी है कुछ, ये सिर्फ आइडल सॉल्यूशन के लिए, हेनरी और राउल्ट्स लॉ इन दोनों की लिमिटेशन है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आइडल सॉल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल है। अच्छा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो आइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन आइडल क्या होंगे, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ इसमें ये दो तीन फैक्टर्स और होते हैं। जैसे पहला है कि आपके पास जो कंपोनेंट A और B है, आपके मिक्स होने से पहले उनमें जो इंटरैक्शंस थी, मिक्स होने के बाद भी उनकी इंटरैक्शंस ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, तो कोई भी चेंज नहीं आया। पहले जैसे रह रहे थे बाद में भी वैसे ही रह रहे हैं, तो उस वजह से एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और आपके पास जो एनर्जी या इंथैल्पी है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। सो यही आपका थर्ड और फोर्थ पॉइंट है। डन। नॉन आइडल सॉल्यूशन मैंने बता दिया है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करें। इसमें क्या होगा, जो इंटरैक्शंस है ना वो डिफर करेंगी। पहला है आपका जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जब आपके पास A और B कंपोनेंट्स आप लें तो जो इंटरैक्शंस है वो वीक होती हैं कंपैरेटिव, जो वो अलग अलग थे। अच्छा, इसी के साथ साथ आपके पास इस सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है मिक्स होने के बाद इंक्रीज हो जाता है। डन। और ऑल्सो आपके पास जो इंथैल्पी है और जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। डन। पॉजिटिव के साथ हम याद रखेंगे वेपर प्रेशर, इंथैल्पी और वॉल्यूम मिक्सिंग, ये तीनों क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और नेगेटिव डेविएशन में ये तीनों क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। और जो इंटरैक्शंस है वो क्या हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। डन। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है इजियोट्रॉप्स। इजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं बेटा, जिनका लिक्विड और वेपर फेस में जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होता है, सेम होता है। इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते हैं, और ये दो तरीके के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप्स कौन से होते हैं, ये बेटा वो होते हैं जो आइडल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन शो करें। और मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप्स कौन से होते हैं, वो सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, या वो इजियोट्रॉप्स होते हैं जो आइडल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन शो करें, मतलब नॉन आइडल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन। डन। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं प्यारे बच्चों जो आपके सॉल्यूशन के बारे में बताती हैं कि सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसका नेचर कैसा है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। मतलब चाहे आप HCl ले लें, चाहे आप NaCl ले लें, वो नहीं देखेगा कि आपके पास
कौन सा सॉल्यूट पार्टिकल है, वो सिर्फ नंबर की तरफ देखेगा। तो यही आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। 4 प्रॉपर्टीज हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन के आधे से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टीज से बनते हैं। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये चारों प्रॉपर्टीज। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। आपके पास प्यारे बच्चों जब आप एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें आप एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, ओवरऑल आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम कर देता है। और जब वो वेपर प्रेशर को कम कर देता है तो आपके पास यहाँ पर आपके राउल्ट्स लॉ का एक मॉडिफाइड वर्जन निकल के आता है। वो किसके इक्वल है, चेंज इन योर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन। और इसी के साथ साथ इस फॉर्मूला से आपको मॉलिक्यूलर मास भी डिराइव करने के लिए आता है। ये आप ऐसा मानकर चलिए आपकी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपका एग्जामिनर पूछता ही पूछता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है मोलर मास फाइंड आउट करना। जैसे देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। एलिवेशन का मतलब क्या हुआ, बढ़ जाना, है ना। जब आपने वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर क्या हुआ था, कम हुआ था, और आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। डन। इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ दे दिया है। इसके बाद इसका फॉर्मूला बेटा यहाँ पर है, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। जो के बी है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम बोलते हैं अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या हम इसको बोलते हैं आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। और देखो इसी से फिर अगेन आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए बोलता है। डन। थर्ड देखिए बेटा, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन का मतलब क्या है, कम हो जाना, बैठ जाना, है ना। अगेन उसी तरीके से हमेशा अपनी डेफिनेशन को या अपने एक्सप्लेनेशन को रखिएगा। स्टार्ट यहीं से करना है कि जब आप वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया था तो आप वहां भी डाल सकते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। डन है। तो बस ये लिख दीजिए यहाँ पे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसी के साथ ये फॉर्मूला हो गया। और इस फॉर्मूला से मोलर मास कैसे निकालते हैं ये आपसे काफी बार पूछा गया है। सिर्फ इसी से नहीं, चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। और ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं ये प्रॉपरली मैंने आपको डिटेल्ड लेक्चर में डराइव करके ऑलरेडी बता रखे हैं। डन। अगर आपको देखना है कि डेरिवेशन कैसे हुआ है तो आप मेरे वो वाले डिटेल्ड लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आपका जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए आपको ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा बेटा। ऑस्मोसिस क्या होता है, इसमें आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। कैसे होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। और उस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर लगता है वो आपका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। डन। ये उसका फॉर्मूला है। और अगेन यहां से हमने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया। डन है जी। चलो नेक्स्ट है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब होता क्या है, हम हमारे सॉल्यूशन को अभी तक आइडियल मान के चल रहे थे इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लेकिन आपके वॉन्टॉफ करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज पॉइंट आउट की कि जरूरी नहीं है कि आपका सॉल्यूशन आइडियल हो सकता है कि आपके सॉल्यूशन में एसोसिएशंस डिसोसिएशंस हो रही हो, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग हो रहे हो, दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हो। तो इस वजह से आपके सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूलर मास है ना, जो हम सोच के चल रहे हैं हमेशा वैसा नहीं होता, उससे थोड़ा सा वेरिएशन हमें मिलता है। और उसी मास को हम क्या कहते हैं, आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। उसको निकालने के लिए वॉन्टॉफ ने एक फैक्टर दिया जिसको हम वॉन्टॉफ फैक्टर बोलते हैं और आई से हम डिनोट करते हैं। अगर 100% एसोसिएशन है बेटा तो आई हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन जितने नंबर ऑफ आयंस एसोसिएट हुए हैं। डन। और अगर 100% डिसोसिएशन है तो आई किसके इक्वल होगा, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए हैं। डन है जी। अगर मेरे पास बेटा, अगर मेरे पास एसोसिएशन कंप्लीट नहीं है तो आई हमेशा 1 से कम होगा। और अगर डिसोसिएशन भी कंप्लीट नहीं है फिर भी आई हमेशा 1 से ज्यादा होगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आई आने के बाद आपकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर दिया गया और राइट साइड पर हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, आपका
वांट ऑफ फैक्टर। इसके बाद आपके ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इसके क्वेश्चंस भी लगातार पिछले 2-3 सालों से आपका एग्जामिनर पूछ रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला है, अल्फा आपका डिग्री होता है बेटा, ये डिसोसिएशन भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है। डिसोसिएशन के केस में I-1 अपॉन N-1 होगा। N है कितने मॉलिक्यूल्स या कितने नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट हुए, और यहां पर n क्या है, n है बेटा कितने नंबर ऑफ आयंस जो है वो एसोसिएट हुए। सो प्यारे बच्चों, ये था आपके सॉल्यूशन का एक छोटा सा कैप्सूल शॉर्ट। आई होप ये आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल रहेगा जब आप लोग अपने चैप्टर का रिवीजन कर रहे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताकर जाइएगा कि ये आप लोगों की रिवीजन के लिए कितना कितना यूजफुल रहा। मिलते हैं आप सभी के साथ आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहें। गुड बाय स्टूडेंट्स।